हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रेक। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम में हमसे पॉलिटी से पूछे गए हैं और आने वाली एग्जाम में भी देखिए पॉलिटी से इन क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो चलिए बिना देर किए हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाला है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे आज़ादी के पहले की। तब कांग्रेस अधिवेशन का जब आयोजन किया जाता था तो 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता भी पूछा जाता है एग्जामों में, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अब देखिए ये जो अधिवेशन था इसमें सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और घोषणा की गई थी कि अगले साल से हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन देखिए देश 1947 में कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त को। तो अब 26 जनवरी को देखिए स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे, इसलिए कुछ तो मना नहीं था। इसीलिए संविधान को आगे चलकर 26 जनवरी के दिन ही लागू कर दिया गया। जबकि देखिए संविधान की अगर हम बात करें तो ये 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था। कुछ आर्टिकल कैजुअली उस वक्त लागू भी कर दिए गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया था। क्योंकि ये डेट पहले से इम्पोर्टेंट थी तो 26 जनवरी को संविधान को लागू कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए आंसर डी आपको मिल जाएगा। कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को संविधान को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? देखिए जब संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था तो उसमें कानूनी सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को कानूनी सलाहकार बनाया गया था। तो बी.एन. राव संविधान सभा में कानूनी सलाहकार थे। बी.एन. राव। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो देखिए एक नाम तो आपको पता ही है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का आयरन मैन कहा जाता है। देखिए भारत की आज़ादी के बाद जब सभी देशी रियासतें भारत से अलग होने की फिराक में थी, तब 562 देशी रियासतों में से 559 देशी रियासतों को देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत संघ में शामिल कर लिया था। उसके बाद भी 2-3 बची थी, जैसे हैदराबाद हुई, जूनागढ़ हुई या जम्मू कश्मीर। इनको अलग अलग तरीके से भारत संघ में शामिल किया गया। जैसे हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो चलाकर, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर से। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देशी रियासतों में विलय में उनकी मदद करने वाले व्यक्ति थे वीपी मेनन। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ये दो ऐसे व्यक्ति हैं फ्रेंड्स जिन्होंने देशी रियासतों के विलय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आंसर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा उसके संघ राज्यों का गठन किया? तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग, इसे ही फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे फ्रेंड्स वो फजल अली थे, न्यायमूर्ति फजल अली। 2 सदस्य भी थे इस समिति के, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। अब ये तीनों सदस्य मतलब 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष मिलकर राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। यह बनाया गया था 22 दिसंबर 1953 को और भारत सरकार को इसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को सौंपी थी। इसके आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आंसर ए। जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए जम्मू कश्मीर जो कि भारत का एक पूर्ण राज्य हुआ करता था, तब भारत में देखिए केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे 7 और पूर्ण राज्य हुआ करते थे 29। अब देखिए जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक हो गया जम्मू कश्मीर और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बन गया लद्दाख, है ना। तो ये 2 हो गए आपके केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए 7 में 2 ऐड हो गए तो कितने हो गए? 9। अब जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो राज्य 29 की जगह कितने हो गए? 28। तो अब देखिए आपके पास 28 राज्य थे टोटल
और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन 2020 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक बना दिया गया। यह है दादर नगर हवेली और दमन और दीव। इनको मिक्स कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया, तो अब केंद्र शासित प्रदेश 9 से घटकर कितने हो गए? 8। तो पूर्ण राज्य हो गए आपके 28 और अब केंद्र शासित प्रदेश हो गए 8। अब देखिए यहाँ पर केवल राज्यों की संख्या की बात की गई है, तो वो हो जाएंगे 28। जब जम्मू कश्मीर राज्य यूनियन टेरिटरी बना तो राज्य 29 से 28 हो गए। आंसर बी हो जाएगा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो देखिए यहाँ पर एक स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये स्टोरी है पोट्टी श्री रामल्लू राजू की। जब देखिए भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सारे क्षेत्रों में भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग तेज हो गई। तब दक्षिण में तेलुगु भाषी राज्य में देखिए जब विद्रोह बढ़ता जा रहा था, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग बढ़ती जा रही थी, तो एक तेलुगु नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू राजू। ये 56 दिन के अनशन पर बैठते हैं कि आप भाषाई आधार पर राज्य का गठन करो। लेकिन 56 दिन के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद जब तेलुगु बेल्ट में देखिए हालात बिगड़ने लगते हैं, हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो आनंद फानंद में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1 अक्टूबर 1953 में पहला भाषाई आधार पर राज्य बनता है। तेलुगु भाषाई आधार राज्य बनाया जाता है और यह है आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1 अक्टूबर 1953। तो आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जो कि भाषा के आधार पर सबसे पहले बना था। ओके, देखिए यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण एक अपडेट मैं आपको दे देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं। आप प्ले स्टोर से जाकर रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। जहाँ पर देखिए ज्योग्राफी और अर्थमेटिक मैथ्स की लाइव क्लासेस अभी चल रही है और पॉलिटी की लाइव क्लासेस 20 जून से शुरू होने वाली है, जहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफली पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको कैजुअली रूट एप्लीकेशन का फीचर बता देता हूँ। देखिए जैसे ही आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, आपको रूट एप्लीकेशन में इस तरह की 3 लाइनें ऊपर दिखाई देगी, जिस पर क्लिक करके स्टडी मटेरियल वाले सेगमेंट में आपको डेली करंट अफेयर्स की सभी फ्री क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। और इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की आप फ्री पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप फ्री टेस्ट में जाकर फ्री टेस्ट भी लगा सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए भारतीय संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गई है। आइए देख लेते हैं ये मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले है समता का अधिकार, जो कि संविधान के आर्टिकल 14 से 18 तक उल्लेखित है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि संविधान के आर्टिकल 23-24 में उल्लेखित है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 और 30 आर्टिकल में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में उल्लेखित है। देखिए संपत्ति का अधिकार संविधान के आर्टिकल 31 में उल्लेखित था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। तो अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो देखिए प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या भाषण देने की स्वतंत्रता, ये सब एक ही है और ये आपका मौलिक अधिकार है। तो ये भाषण की स्वतंत्रता के अंतर्गत आर्टिकल 19 में उल्लेखित है। अगर देश में इमरजेंसी डिक्लेयर होती है फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 19 अपने आप विलुप्त हो जाता है। तब आप भाषण नहीं दे सकते, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता पर बाउंडेशन लगा दिया जाता है, ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं छाप सकता और ऑलमोस्ट आप इन सभी इकाइयों को बंद ही मान के चलो अगर देश में इमरजेंसी डिक्लेयर है तो, है ना। तो ये भाषण की स्वतंत्रता के अंतर्गत आर्टिकल 19 में सम्मिलित है। आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? तो देखिए आपके मौलिक अधिकार तब तक ही बने रहेंगे फ्रेंड्स, जब तक आपके साथ हाई कोर्ट और सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट है।
क्योंकि इन दोनों को भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत देखिए मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। और हाई कोर्ट की बात करें तो ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ये दोनों रिट जारी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस में हम इन पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो देखिए मैं आपको कैजुअली बता देता हूँ कि किस देश के संविधान से हमने क्या क्या एडॉप्ट किया है, क्योंकि देखिए एक बहुत ही फेमस जुमला भारतीय संविधान के लिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान उधार की एक टोकरी है। नॉर्मली यूपीएससी के एग्जाम में जब मेंस का क्वेश्चन लिखने के लिए आता है तो ये पूछा जाता है कि इस पर टिप्पणी कीजिए कि भारतीय संविधान उधार की एक टोकरी है। तो देखिए किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है मैं आपको कैजुअली बता देता हूँ जल्दी से। तो देखिए ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई है और देश की एकल नागरिकता के प्रावधान लिए गए हैं। इसके अलावा विधि निर्माण की प्रक्रिया को ब्रिटेन के संविधान से एडॉप्ट किया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, जर्मनी के संविधान से इमरजेंसी को लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है जो कि आर्टिकल 368 में उल्लेखित है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, जापान के संविधान से कानून द्वारा स्थापित शब्दावली, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था को लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व पूछा गया है तो ये आयरलैंड के संविधान से एडॉप्ट किया गया है। आंसर बी। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा? तो देखिए भारत का प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है, वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अब देखिए अगर उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना है तो ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तो इसको आप एक सर्कल ही मानो, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देने वाला है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख है और देश का प्रथम नागरिक है। आंसर ए हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथ में दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो देखिए निर्विरोध का मतलब क्या होता है? जब किसी कैंडिडेट के सामने कोई कैंडिडेट खड़ा ही ना हो तो वो कहलाता है निर्विरोध चुना जाना। तो ऐसे भारत के राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी 1977 से लेकर 82 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ये भारत के छठे राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो देखिए राष्ट्रपति अपना जो अध्यादेश है वो आर्टिकल 123 के तहत जारी करता है और ये अध्यादेश 6 माह तक मान्य होता है। अब ऐसी कंडीशन एक्चुअल में होती क्यों है? तो देखिए अध्यादेश की डेफिनेशन को आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा तब लाया जाता है जब संसद के दोनों सदन या दोनों में से कोई भी एक सदन अस्तित्व में ना हो। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति को अगर कोई अर्जेंट कानून लाना है तो वो उसके लिए अध्यादेश ला सकता है। ये अपने आप में ही एक कानून होता है। लेकिन आपको पता है कि अगर संसद का कोई भी सदन छुट्टी पर जाता है तो दूसरे सत्र के बीच में 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही 6 माह में सदन का सत्र लगेगा तब अध्यादेश को संसद के सदन में रखवाना पड़ेगा। इसीलिए 6 माह अधिकतम अध्यादेश की अवधि दी गई है। तो अध्यादेश केवल 6 माह तक ही लीगल माना जाता है। उसके बाद अगर आपको उसको परमानेंटली लागू करना है तो दोनों सदनों में पास करवाओ, राष्ट्रपति के साइन ले लो और इसको परमानेंटली कानून बना दो। तो कितने माह का रहता है अध्यादेश? नॉर्मली 6 माह का। किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो देखिए फ्रेंड्स राज्यसभा का जो सभापति होता है वही उपराष्ट्रपति होता है। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता क्योंकि वो उपराष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है।
अब देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित सदस्य हो या मनोनीत सदस्य हो। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों को मिलाकर उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है और उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति को चुना जाता है और यही राज्यसभा का सभापति होता है। ये इस सदन का सदस्य नहीं होता। आंसर ए। मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मंत्री परिषद का उल्लेख संविधान के किन आर्टिकल में किया गया है। तो इनका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 74 और 75 में। अब मंत्री परिषद में देखिए 3 प्रकार के सदस्यों को शामिल किया जाता है। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उपमंत्री। इन तीनों को मंत्री परिषद में शामिल किया जाता है, जबकि कैबिनेट सचिव मंत्री परिषद में शामिल नहीं किया जाता। आंसर डी हो जाएगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इन सभी को मंत्री परिषद में ऐड किया जाता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। तो देखिए, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में मनी बिल को परिभाषित किया गया है। आंसर डी हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो देखिए, आर्टिकल 108 में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है, लेकिन देखिए इस आर्टिकल के तहत संयुक्त बैठक केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। आंसर बी हो जाएगा। लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा को तब लगाया जाएगा जब उसके कुल सदस्यों में से 1/10 सदस्य सदन में मौजूद हों। तो 1/10 सदन की गणपूर्ति है। आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। तो देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 249 के तहत संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। देखिए, इसमें भी अधिकतर जो पावर है वो राज्यसभा को दिया गया है। अगर राज्यसभा देखिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के अधिकार वाला बिल राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास कर देते हैं, तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है, जो कि अधिकतम देखिए 1 वर्ष तक मान्य होता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यह प्रावधान संविधान के आर्टिकल 249 में किया गया है। आंसर डी। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो देखिए, लोकसभा का जो सबसे पहला आम चुनाव था फ्रेंड्स, वो अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ था और वहाँ से लेकर फरवरी 1952 तक चला था। मतलब पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे वो लगभग 4 महीने तक चले थे। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में 1952 दिया गया है। तो लोकसभा के पहले आम चुनाव 1952 में संपन्न हुए थे। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। तो देखिए, जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो पहली जो लोकसभा आयोजित की जाती है उसमें उस लोकसभा का जो सबसे एजेड सदस्य होता है उसे प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब इस पहली लोकसभा में सदस्यों के मध्य में से अध्यक्ष को चुना जाता है। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को चुना जाता है। आंसर डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में फ्रेंड्स प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आंसर सी। और इसके अलावा जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की ही सिफारिश पर करता है। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था। तो सरकारिया आयोग जो कि 1983 में गठित किया गया था, ये केंद्र राज्य संबंध पर अपनी सिफारिशें देने के लिए गठित किया गया था। जब हम लाइव क्लासेस में आयोग को पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तब हम इनकी बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। तो अभी तो आप ये याद रख लीजिए कि सरकारिया आयोग जो है वो केंद्र राज्य संबंध पर अपनी सिफारिशें देने के लिए बनाया गया था। केंद्र राज्य संबंध।
विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। तो देखिए, विधानसभा के लिए अगर किसी भी सदस्य को चुना जाना है तो उसे कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी करनी पड़ेगी। यही विधानसभा की सबसे न्यूनतम आयु है। आंसर सी। विधानसभा का सदस्य नियुक्त होने के लिए कम से कम व्यक्ति को 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता को कहा जाता है, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 165 में किया गया है। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कहलाता है। आंसर ए। निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो देखिए, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अगर हम बात करें तो ये दोनों का ही विघटन किया जा सकता है, लेकिन देखिए इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो इसका ना तो विघटन किया जा सकता है और न ही इसे समाप्त किया जा सकता है। जबकि राज्य विधान परिषद की अगर हम बात करें तो देखिए इसके गठन और इसे समाप्त करने का जो प्रावधान है वो संविधान के आर्टिकल 169 में उल्लेखित है। इस आर्टिकल के तहत देखिए, संसद किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकती है और उसे समाप्त कर सकती है, लेकिन अगर एक बार राज्य विधान परिषद का गठन कर दिया गया तो उसे समाप्त किया जा सकता है, लेकिन विघटित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा राज्य विधान परिषद। इसे विघटित नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कहाँ पर विधान परिषद नहीं है, क्योंकि देखिए विधान परिषद राज्य की इच्छा पर छोड़ दी गई है। अगर राज्य चाहे तो विधान परिषद का गठन करे, अन्यथा छोड़ दे। तो अभी देखिए वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर वर्तमान में विधान परिषद है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर विधान परिषद नहीं है। आंसर बी। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो भारतीय संविधान में देखिए आर्थिक न्याय की जो अवधारणा है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित की गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय को परिभाषित किया गया है। आंसर डी। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह हैं जिनका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है? तो ये कथन है फ्रेंड्स के.टी. शाह का। क्योंकि देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य चाहे तो लागू करे, अन्यथा छोड़ दे। अगर राज्य लागू नहीं करता तो कोई भी नागरिक इसके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकता। इसी तरह देखिए ये बैंक में उस देय चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। अब बैंक चेक का भुगतान करना चाहे तो करे, अन्यथा छोड़ दे। ये कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए के.टी. शाह के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू है? तो देखिए ऐसा राज्य है फ्रेंड्स गोवा, जहां पर सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू है। आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है? तो देखिए कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी और न्यायपालिका भी कार्यपालिका के कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह जो प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आर्टिकल 50 में किया गया है। आर्टिकल 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना राज्य का कर्तव्य है। तो किस में उल्लेखित है? नीति निर्देशक तत्वों में। लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे थे? तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे और 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1964 से लेकर 1966 तक ये भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। आंसर ए। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रपति किसी भी कारण से अपने पद पर नहीं है, चाहे उनकी मृत्यु हो जाए, चाहे वो छुट्टी पर चले जाएं या फिर अपने पद से त्यागपत्र दे दें, तो ऐसी कंडीशन में देखिए
भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करते हैं? तो कौन करता है? उपराष्ट्रपति। आंसर बी। रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था? तो देखिए, रामनाथ कोविंद 2017 में भारत के 14वें राष्ट्रपति बनाए गए थे। निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। तो संविधान के आर्टिकल 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देगा? तो देखिए, एक सर्कल को यहाँ पर आप समझिए। अगर राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना है तो वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। सेम कंडीशन में अगर उपराष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। तो इस सर्कल को याद रखिएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तो राष्ट्रपति किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। भारत में सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी किसे माना जाता है? तो देखिए, जैसे राज्य में महाधिवक्ता होता है फ्रेंड्स, वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास महान न्यायवादी होता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है। भारत का महान न्यायवादी भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, महान न्यायवादी। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? तो देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने इस पर डिस्कस किया था। संविधान के आर्टिकल 108 के तहत राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, जिसे बुलाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। तो भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। भारत में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो संविधान के आर्टिकल 66 में उल्लेखित है। इस आर्टिकल के तहत संसद के सभी सदस्य मिलकर, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, संसद के सभी सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? वेरी सिंपल, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पेशली एक आर्टिकल का उल्लेख किया गया है और वो है आर्टिकल 123। संविधान के आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर संविधान के आर्टिकल 123 के तहत किसी भी कानून पर अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बनाए गए थे फ्रेंड्स गुलजारी लाल नंदा। ये 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। पहली बार 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी और दूसरी बार 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। तो 2 बार गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। आंसर डी। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरनी होती है। तो देखिए, राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है फ्रेंड्स, चाहे उनकी मृत्यु हो जाए, चाहे वो छुट्टी पर चले जाएं या फिर अपने पद से त्यागपत्र दे दे, इन तीनों कंडीशन में अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति के पद खाली होने से 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो 6 माह से ज़्यादा खाली नहीं रह सकता। आंसर सी। 6 माह के अंदर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के पद के चुनाव करवा लेगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है। तो देखिए, पहले भी इस क्वेश्चन पर हम बात कर चुके हैं। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो 6 माह तक लीगल रहता है। 6 माह। निम्नलिखित में से कौन देश के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है?
तो देखिए भारत के राष्ट्रपति देश के रक्षा बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। लेकिन देखिए संसद को राष्ट्रपति के द्वारा सैन्य शक्तियों के प्रयोग पर किसी भी प्रकार के नियम बनाने का अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। वह देश के रक्षा बलों के कमांडर इन चीफ हैं। कौन है ये? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया है? तो देखिए अभी तक ऐसे व्यक्ति जो कि 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं फ्रेंड्स, बाबू राजेंद्र प्रसाद हैं, जो कि 1952 से लेकर 1962 तक 10 साल भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद। कौन पहली बार गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बना? तो ऐसा व्यक्ति जो कि देखिए राजनीति के बैकग्राउंड से नहीं था, फिर भी आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने, ये थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ये भारत के एक साइंटिस्ट थे फ्रेंड्स, जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। सन 2002 में APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। आंसर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से लेकर अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो संविधान के आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय कर सकता है, और यह जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। लेकिन देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विवाद पर तभी निर्णय ले सकता है जब चुनाव संपन्न हो चुके हों। चुनाव के पहले सर्वोच्च न्यायालय इन मुद्दों पर सुनवाई नहीं करता। तो कौन सा क्षेत्राधिकार है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। क्लियर? यहाँ तक सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है। तो देखिए अगर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो प्रस्ताव हमेशा राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। बाद में उस पर लोकसभा की भी स्वीकृति आवश्यक है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? राज्यसभा से। भारत में कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? तो देखिए भारतीय संविधान में इसके बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है, मतलब कोई भी सीमा नहीं दी गई है। कोई व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बने, कितनी बार प्रधानमंत्री का चुनाव लड़े, इसकी कोई सीमा का उल्लेख नहीं है। आंसर डी। इसीलिए व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकता है। यदि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है तो यह त्यागपत्र निम्न में से किसका माना जाएगा? तो देखिए UPSC मेंस में क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, जब पूछा जाता है कि जो प्रधानमंत्री है वो डूबते हुए जहाज का कैप्टन है, सिद्ध कीजिए। वो इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि अगर प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद भी डिस्ट्रॉयड हो जाती है। तो प्रधानमंत्री का जो त्यागपत्र है संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। भारत का महान न्यायवादी सुनवाई कर सकता है। तो ये देखिए भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है। यह भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। यह अधिकार भारत के महान न्यायवादी को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य नहीं है लेकिन उसे संसद में बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? तो वेरी सिंपल, यह व्यक्ति है भारत का महान न्यायवादी। यह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी इसे संसद में बोलने और संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। किसे होता है? भारत के महान न्यायवादी को। भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? तो देखिए इनको जो चुनने की अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली है उसे एकल स्थानांतरणी मतदान प्रणाली के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इन सभी के द्वारा मिलकर भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। आंसर बी। ओके, इसके बाद आगे आ जाइए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में बराबर मत होने पर निम्नलिखित में से कौन केवल निर्णायक मत दे सकता है?
तो देखिए फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि लोकसभा में कोई बिल लाया गया है। अब लोकसभा में उस बिल पर पक्ष में और विपक्ष में बराबर वोट पड़े हैं। मान लेते हैं कि 50-50 वोट पड़े हैं। अब ऐसी कंडीशन में जो निर्णायक मत है वो लोकसभा का अध्यक्ष दे सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष चाहे तो उस प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में वोट दे सकता है, जिससे वो आसानी से लोकसभा में पास हो जाएगा। तो निर्णायक वोट देने का जो अधिकार है लोकसभा के अध्यक्ष को दिया गया है। पहली लोकसभा का पहला सत्र कब से शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स, लोकसभा का जो पहला सत्र है वो 13 मई 1952 को शुरू हुआ था, क्योंकि हमने पहले बात की थी लोकसभा के पहले आम चुनाव जो है 1952 में संपन्न हुए थे। और इसके बाद लोकसभा का जो पहला सत्र है 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद का जो उल्लेख है संविधान के आर्टिकल 79 में देखने को मिलता है। इसके तहत देखिए, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? तो भारत में कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद को दी गई है। अब देखिए, संसद में अभी हमने बात की थी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन शामिल किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन मिलकर देश में कानून का निर्माण करते हैं। आगे देखिए, द्विसदनी विधानमंडल से क्या आशय है? तो देखिए, ऐसा विधानमंडल जिसमें विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो, तो ये कहलाती है द्विसदनी विधानमंडल। अब अगर किसी भी विधानमंडल में 2 सदन हैं तो एक निम्न सदन होगा और एक उच्च सदन होगा। तो निम्न सदन और उच्च सदन मिलकर द्विसदनी विधानमंडल का गठन करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो देखिए, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता फ्रेंड्स, लेकिन इसके जो सदस्य हैं, राज्यसभा की सीट पर जो चुनाव होता है वो हर 2 साल में 1/3 सीट पर होता है। अब हर 2 साल में जब 1/3 सीट पर चुनाव होता है तो राज्यसभा के एक सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष के बाद एक सीट पर वापस चुनाव की प्रक्रिया करवाई जाती है। आंसर डी। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल 6 वर्ष का होता है। इसके विपरीत अगर हम लोकसभा की बात करें तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा में कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं? अभी हमने बात की है 1/3 सदस्यों को राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्षों में निर्वाचित किया जाता है। 1/3 सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। आंसर हो जाएगा आंसर सी। राज्यों की विधानसभा के चुने हुए सदस्य ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। जनता का सदन को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो देखिए, भारत की लोकसभा को लोकसभा का जो नाम है वो 1954 में दिया गया था। इसके पहले इसे जनता के सदन के नाम से जाना जाता था। आंसर ए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। तो जी.वी. मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, कांग्रेस पार्टी की मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। ये 2009 से लेकर 2014 तक लोकसभा की महिला अध्यक्ष थी। तो पहली तो हो गई मीरा कुमार। इसके बाद देखिए, दूसरी महिला अध्यक्ष बनाई गई थी सुमित्रा महाजन। तो यहाँ पर पहली पूछी गई है, ये कौन है? मीरा कुमार। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है? तो शुरुआत में हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। लोकसभा के चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है वहाँ पर सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाना और लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करवाना, यह प्रोटेम स्पीकर का कार्य है। आंसर हो जाएगा आंसर सी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है?
तो देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में मनी बिल को उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक परिभाषित है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मंजूरी निम्न में से कौन देता है? तो कोई भी बिल मनी बिल है फ्रेंड्स, इस बात का फैसला लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ही बता सकता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। आंसर डी। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल की अवधि क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन संसद के किसी भी सदन का अगर विघटन किया जाता है तो अगले सत्र को 6 माह के भीतर ही लगाया जाना जरूरी है। तो संसद के किसी भी सदन में 2 सत्रों के बीच का जो गैप है वो 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। आंसर बी। संसद में आधिकारिक विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? तो देखिए अगर कोई भी पार्टी है फ्रेंड्स और उसको संसद में विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करना है तो संसद के सदन की जितनी भी सीटें हैं उन पर होने वाले चुनाव में वो 1/10 सीटों पर विजय होनी चाहिए। मतलब कुल सदस्यों में से 10% सीटें उस विपक्षी दल के पास होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में उसे विपक्षी दल का दर्जा दिया जा सकता है। तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना ही विपक्षी दल का दर्जा दिलवा सकता है। कितना चाहिए? 1/10 भाग। आगे देखिए, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? शुरुआत में हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। ये आर्टिकल है आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संसद में निम्न में से कौन बजट प्रस्तुत कर सकता है? अब देखिए यार, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आप सभी को इसके बारे में पता है कि बजट जारी करने का जो अधिकार है वो वित्त मंत्री को दिया गया है। तो वित्त मंत्री ही बजट को प्रस्तुत कर सकती है। भारतीय संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए सबसे पहले इसके काम के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअल में लोक लेखा समिति का काम क्या होता है। तो देखिए लोक लेखा समिति जो है वो CAG के ऑडिट की जांच करता है। लोक लेखा समिति में देखिए 22 सदस्य होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 सदस्यों को राज्यसभा से लिया जाता है। और इस समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल का कोई नेता बनाया जाता है। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का ही कोई नेता होता है। इसे देखिए हम लाइव क्लास में बहुत ही डिटेल में समझेंगे फ्रेंड्स। वहाँ पर इससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं वो सभी एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्रांकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो देखिए प्रांकलन समिति की जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को ही कहा जाता है। यहाँ पर देखिए संसद की 3 समितियाँ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बहुत ही डिटेल में इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पर देखिए शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो आप केवल इतना याद रख लीजिए कि प्रांकलन समिति की जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को कहा जाता है। आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन भारत की संचित निधि का संरक्षक है? तो देखिए भारत की संचित निधि पर कोई भी निर्णय लेने का अधिकार जो है वो भारतीय संसद को दिया गया है। भारत की संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 में किया गया है। अब एक्चुअल में ये है क्या? तो फ्रेंड्स देखिए ये एक ऐसा कोष है जिस पर भारत की सभी धनराशियों को रखा जाता है। मतलब भारत सरकार को टैक्सेस से जितनी भी प्राप्त होती है, ऋण से जितनी भी प्राप्त होती है, विदेशी मुद्रा जितनी भी प्राप्त होती है, वो सभी संचित निधि में ही रखा जाता है। अब भारत की संचित निधि पर निर्णय लेने का अधिकार भारतीय संसद को दिया गया है। इसीलिए भारत की संचित निधि का संरक्षक भारतीय संसद है। भारतीय संसद है तो देखिए भारतीय संसद कैसी है? 1 सदनात्मक है, 2 सदनात्मक है या 3 सदनात्मक है? तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संसद के केवल 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो ये हो गई 2 सदनीय। भारतीय संसद द्विसदनात्मक संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है? तो देखिए भारतीय संविधान में राज्य विधानमंडल की संरचना, गठन, कार्यकाल, इनका जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 212 तक किया गया है। इसी के मध्य में संविधान के आर्टिकल 168 के तहत
राज्य के विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? तो राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान आर्टिकल 168 में किया गया है। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, पहला फैक्ट तो ये जान लीजिए कि किस आर्टिकल में महाधिवक्ता को शो किया गया है। तो महाधिवक्ता का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 में किया गया है। इसके तहत राज्य में महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो कौन करता है? राज्यपाल। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो देखिए, किसी भी व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेना आवश्यक है। 25 वर्ष की आयु विधानसभा के सदस्य बनने के लिए जरूरी है। आंसर बी। राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के प्रेसिडेंट राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, लेकिन राज्यपाल को उनके पद की जो शपथ है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है। जिस भी राज्य में राज्यपाल को नियुक्त किया जा रहा है उस राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो राज्यपाल को उनके पद की शपथ दिलवाते हैं। कौन दिलवाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो देखिए, पूरे भारत में सबसे पहली महिला राज्यपाल की अगर हम बात करें तो ये थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को देखिए 1947 में उत्तर प्रदेश राज्य का राज्यपाल बनाया गया था, जो कि 1949 तक अपने पद पर रही थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनाई गई थी। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे केंद्र में प्रेसिडेंट नाम मात्र का प्रधान होता है और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार राज्य की भी कंडीशन है। यहाँ पर राज्यपाल नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ मुख्यमंत्री के हाथों में दी गई है। तो मुख्यमंत्री राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रधान होता है। ओके, आगे आ जाइए। इनमें से कौन राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है? तो देखिए, राज्य योजना बोर्ड, जो कि राज्य में एक गैर संवैधानिक निकाय है, इसका अध्यक्ष देखिए हमेशा मुख्यमंत्री को बनाया जाता है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। इनमें से किस राज्य में विधान परिषद है? तो याद कीजिए फ्रेंड्स, शुरुआत में ही मैंने आपको 6 राज्यों के बारे में बताया था जहां पर विधान परिषदें वर्तमान में अस्तित्व में है। तो इन चारों में से देखिए एक ऐसा राज्य जहां पर वर्तमान में विधान परिषद है, वो है आंध्र प्रदेश। आंसर भी यहाँ पर सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में वर्तमान में विधान परिषद अस्तित्व में है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा संविधान संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, ये है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में किया गया था। इसमें देखिए भारतीय संविधान में काफ़ी सारे नए एलिमेंट्स जोड़े गए थे, इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था। राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। ये मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के खंड 2 में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 124 के तहत इन सभी की नियुक्ति करते हैं। किस न्यायालय के फैसले देश के बाकी सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में एकल न्यायपालिका का गठन किया गया है, जिसमें सर्वोच्च पर भारत के सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है। इसीलिए भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं
वो सभी न्यायालय को मानने पड़ते हैं और ये सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। तो देश के उच्चतम न्यायालय के फैसले बाकी सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। आंसर बी। नेक्स्ट देखिए, भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो देखिए, भारत के किसी भी हाईकोर्ट में सबसे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ। लीला सेठ को देखिए 1978 में दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और ये भारत में किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, लीला सेठ। निम्नलिखित में से कौन आर्टिकल 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? संविधान के आर्टिकल 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को सलाह या परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सलाह दे और ना चाहे तो मना कर दे। अब यहाँ पर यह भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई परामर्श दे देता है तो भारत के राष्ट्रपति भी उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन फिर भी परामर्श मांगने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 143 में उल्लेखित है। तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श भारत के राष्ट्रपति मांग सकते हैं। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी? तो ये एक्ट है फ्रेंड्स रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा देखिए कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और यहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश को पहली बार नियुक्त किया गया था। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को बनाया गया था। तो कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। आंसर ए। नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे भाग 9 की। भारतीय संविधान के भाग 9 में ग्रामीण और नगरीय स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किया गया है। इसके तहत देखिए पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। इस भाग के आर्टिकल 243 में देखिए यह उल्लेख किया गया है कि नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई भी नागरिक 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वो नगर पालिका का सदस्य बनने के योग्य है। यह प्रावधान संविधान के भाग 9 में किया गया है। तो कितने वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए? 21 वर्ष। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया जाता है। अब इस त्रिस्तरीय प्रणाली में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। तो स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम समिति को सम्मिलित नहीं किया जाता। आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ऐसा संविधान संशोधन है फ्रेंड्स 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1992 में लाया गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा देखिए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 में शामिल किया गया था। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। इनमें से कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है? वेरी इजी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा संविधान संशोधन जो कि देखिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से संबंधित है, यह है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2016 में लागू किया गया था। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जीएसटी को जोड़ा गया था। आंसर बी। किस वर्ष किया गया था फ्रेंड्स? 2016 में। भारत के संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? अभी हमने इस पर बात की थी। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है फ्रेंड्स, जो कि 1976 में लाया गया था। लेकिन देखिए यहाँ पर अधिनियमन की बात की गई है, तो इसे अधिनियमित किया गया था 1977 में। 1976 में ये लाया गया था और 1977 में लागू किया गया था। आंसर बी। 42वां संविधान संशोधन जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, देश में 1976 में लाया गया था
और इसे 1977 में लागू किया गया था। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान में फ्रेंड्स 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है जो कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 352, जिसमें देखिए नेशनल इमरजेंसी का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी का उल्लेख किया गया है। अभी तक देखिए 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी देश में 3 बार लगाई जा चुकी है, 356 काफ़ी बार लगाए जा चुके हैं और 360 जो है वो अभी तक देश में वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगाया गया। तो 3 प्रकार के आपातकाल का भारतीय संविधान में उल्लेख देखने को मिलता है। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रपति ने कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की है? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। अभी तक देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। आंसर डी हो जाएगा। आर्टिकल 360 का प्रयोग देश में आज तक कभी भी नहीं किया गया। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने पॉलिटी के कैजुअली 100 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही इजीली समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आने वाली एग्जाम में भी पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपसे फिर मुलाकात होगी फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।